Hi everyone, this is Prema Rana and I welcome you all in your own channel Learn Code. हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ज्योग्राफी के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स के और उसके रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हमने रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में और किस किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया था. फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो हमें कैसे मिलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इट मीन्स लिमिटेशन ऑफ यूज़, हम उसको किस हद तक यूज़ कर सकते हैं. एंड थर्डली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप के आधार पे. एंड द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट रिसोर्स प्लानिंग में हमने पढ़ा था हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे. अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की. टुडे वी विल लर्न अबाउट लैंड रिसोर्सेज. आज हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज. आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में और सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल एक रिसोर्स कैसे है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की. अब अगर हम ज़मीन की बात करें, क्या हम लैंड हर जगह से इक्वल है. सबसे पहली बात तो आप ये बताइए लैंड की हमें ज़रूरत क्यों है. कोई भी ट्रांसपोर्ट है, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप बैठे हो, खड़े हो, या कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो. आप हवा में उड़ के कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. तो लैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए लैंड, क्योंकि लैंड हमारी ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है. हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है या कोई भी एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो चाहे बैठने की हो, खड़े होने की है, डांसिंग है, जंपिंग है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं. अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनसे हमें रुपए, यानी कि हम जिनसे कुछ अर्न कर सकते हैं. अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि खेती के बिना अगर कोई फसल ही नहीं होगी, अगर ग्रेन्स नहीं होंगे, फूड ग्रेन्स हम लोग को अवेलेबल नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे, वेजिटेबल्स नहीं होंगी, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. वी कांट सर्वाइव विदाउट दीज थिंग्स. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनसे किसी की अर्निंग होती है. जो इनको काम कर रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, खेती का जो काम कर रहे हैं, या अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे आदिवासी, जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो अपनी अर्निंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं. वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. चाहे वो लकड़ी मिल, उनको वहाँ से लकड़ी के रूप में अर्निंग कर रहे हो, लकड़ी को बेच के कर रहे हैं, या वहाँ पर जो भी वेजिटेशन पाई जाती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उनको सेल करके कर रहे हैं. कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग, तो वो भी कैसे. अब पेड़ हैं, पेड़ हवा में थोड़ा ना उगेंगे. पेड़ कहाँ पर उग रहे हैं, ज़मीन में उगते हैं. ठीक है, क्लियर है ये बात. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है, लैंड. अगर लैंड ही नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे सपोर्ट करी जा सकती है. अब आ जाता है ट्रांसपोर्ट पे. ट्रांसपोर्ट अगर, यानी कि अगर हम हवाई जहाज़ और पानी को छोड़ दें, साइकिल चला रहे हो वो भी लैंड पे चलेगी, आप मोटर बाइक चलाएंगे वो भी ज़मीन पे चलेगी. अगर आप गाड़ी, ट्रक, कुछ भी चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीडियम है, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं. अब सामान आ रहा है, अब ऐसा थोड़ा ना हर सामान हर स्टेट में हो रहा है या हर सिटी में उगाया जा रहा है या बनाया जा रहा है, नहीं होता है. तो सामान क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे शहर में ले जाया जाता है. अब कहीं पर कॉटन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सामान एक शहर से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा जाता है. अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है. अब हर जगह एयरवेज का तो मीडियम यूज़ नहीं किया जा सकता. अब नियर बाय एरिया से कोई सामान आना है, वहाँ पर कोई एयरवेज का मीडियम नहीं है, कोई ये कह सकते हो कि आप वाटरवेज नहीं है, तो वहाँ पर सबसे ईजी मेथड क्या होता है, रोडवेज, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलेगी. अब लैंड पे चल रही है तो चाहे वो ट्रक से आ रहा है या ट्रेन के मीडियम से आ रहा है, यानी कि जो मालगाड़ी वगैरह होती है उसके मीडियम से भी अगर कोई सामान आपके पास पहुंच रहा है. अब रेलगाड़ी है, ट्रैक पे चल रही है, लेकिन वो ट्रैक किस पे बने, वो भी तो लैंड पे बने हुए हैं. तो लैंड क्या है, लैंड सपोर्ट्स, यहाँ देखिए आप डेफिनेशन, लैंड सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को भी लैंड ही सपोर्ट करता है. लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनेट मैग्नीट्यूड. अब
फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? फाइनाइट मैग्नीट्यूड मीन्स है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। लैंड, अब ये थोड़ा है कि आपके पास सपोज दैट ये है, अब आप ये मान के चलिए, यहाँ पर देखिए लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब कौन कौन से वहाँ पर यानी कि किस किस फीचर्स में लैंड हम लोगों को अवेलेबल है। अब इसमें ये देखिए हमने दिया है प्लेन, प्लेट्यूज और माउंटेन्स। माउंटेन्स कितना, प्लेन कितना, प्लेन वाला एरिया कितना परसेंट है हमारे पास? 43% है। प्लेन्स का एरिया 43% हो गया। प्लेट्यूज हो गया हमारे पास 27% और माउंटेन्स हो गया 30%। अब हमारे पास 43, 20, अब इनको तीनों को प्लस करेंगे, 43, 27, 30, 7, 3, 10, 0, हाँ, तो ये टोटल हो रहा है 100%। तो अब हमारे पास लैंड हम लोगों ने टोटल कितनी मीजर कर ली? हमने 100% कर ली। अब आपको कोई भी फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब है, अब आपको खेती अगर ज़्यादा करनी है या आपको रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, आपको फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाना है, कुछ भी अगर आपको बढ़ाना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको 100% की जगह 110% कर लो? हो सकती है लैंड? नहीं हो सकती। आपके पास जितनी लैंड है आपको उसी में ही इसका यूज़ करना है, आप इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो लैंड क्या है? इस तरीके से लैंड मैंने आपको क्या बताया, लैंड क्या हो गया हमारा? लैंड है एक हमारा, लैंड है हमारा इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड। आपके पास जितनी लैंड है आपको उसी को यूटिलाइज करना है अपने लिए, चाहे वो आप अपनी लाइफ की यानी कि कोई भी एक्टिविटी को कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, किसी भी मीडियम में अगर आप यूज़ कर रहे हो लैंड को, तो आपके पास सिर्फ 100% लैंड है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। अब आप बात, इज इट क्लियर टू यू? सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट? अगर किसी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को जो हम यूटिलाइज करते हैं, लैंड अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब आ जाती है बात लैंड यूटिलाइजेशन की, हम लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं या किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन भारत में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लैंड यूटिलाइजेशन हम लोगों ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? हमने इसको 5 पार्ट्स में करा है। फर्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस, यानी कि इनको 5 जो मेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका पूरा चार्ट क्या है वो भी आपको आगे दिखाया जाएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ मैं आपको स्लाइड में भी वो दिखाऊंगी। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बने हुए हैं, इसमें कुछ क्लियर है आपको? फॉरेस्ट बने हुए हैं, वहाँ से आपको सामान मिल रहा है। आपके फॉरेस्ट हम लोगों की यानी कि यही नहीं केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेड़ काट देंगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जो वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो शहरों में आ जाएंगे। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब आ जाती है बहुत लैंड। अब ऐसा नहीं है कि सब जगह फॉरेस्ट ही हैं, कुछ लैंड क्या है हमारी? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ज़मीन ऐसी भी है जहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सब जगह आप खेती कर सकते हो। आप राजस्थान की साइड चले जाइए, वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कुछ पार्ट लैंड का ऐसा भी है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम उसमें कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनमें से कुछ तो है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन मतलब बंजर ज़मीन, बंजर मतलब कि जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, या फिर वेस्टलैंड है कि मतलब जहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, आप कितनी ही मेहनत कर लो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो उस तरीके की हम लैंड को कहते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड। अब आ जाते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। अब ऐसा थोड़ा होगा कि सारी ज़मीन पे आप पूरी सब जगह आप खेती ही कर लो, या आप सारी जितनी भी आपके पास लैंड अवेलेबल है उसमें सब में आप गाय भैंस, आप अपनी गाय भैंस छोड़ दीजिए और यानी कि उनको ग्रेजिंग के लिए छोड़ दीजिए, चरने के लिए छोड़ दीजिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब लैंड पुट टू कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी होते हैं। ये तो हो गई बात एग्रीकल्चर यूजेस की जो हम खेती करते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी होते हैं जिनमें हम बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं। अब रोड किस पे बन रही है? लैंड पे बन रही है। अब जब लैंड पे रोड, यानी कि लैंड पे वो रोड उन्होंने बना दी है, या कोई फैक्ट्री बना दी या कोई बिल्डिंग बना दी, तो अब उस पर एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकती, मतलब खेती नहीं हो सकती है उस पर। तो वो भी लैंड कैसी हो गई? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन।
अब नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन क्या है, दो तरीके की लैंड होती है, एक तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब जो बंजर ज़मीन है जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, और दूसरी है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ ज़मीन ऐसी है जिसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए रखा जाता है या उसको उसमें नॉन एग्रीकल्चरल काम किए गए हैं, जैसे बिल्डिंग्स बन गई, रोड बन गई, फैक्ट्रीज बन गई, वो बनी तो लैंड पे ही है, लेकिन वो अब कल्टीवेशन नहीं हो सकता। अब आप घर तोड़ के थोड़ा कल्टीवेशन करोगे, वहाँ पर नहीं करोगे ना। तो ये क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम कल्टीवेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं अदर कल्टिवेटेड लैंड। अदर कल्टिवेटेड लैंड कौन सी होती है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब अब आपके पास गाय है, भैंस है, या कोई भी काऊ, बिफेलो, गोट, शेप, कुछ भी अगर आपके पास एनिमल है, अब उसका क्या है, वो कहीं ना कहीं तो आप चढ़ने के लिए छोड़ते होंगे। जिनके पास बहुत ज़्यादा, चलो जिनके पास एक दो है वो तो खुद भी कहीं यानी कि मार्केट से कुट्टी वगैरह ला के वो खिला देते हैं, लेकिन अब जिनके पास बहुत सारे जानवर हैं वो क्या करते हैं, उनको लेकर जाते हैं पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड में, मतलब जहाँ पर गाय, जहाँ पर इतनी घास या इतने पत्ते वगैरह हो कि जो भी उनके पास एनिमल है उसको वो फीड करा सके, मतलब उसके खाने के लिए वो सफिशिएंट हो वहाँ पर, तो वो कहलाते हैं ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, अब ये क्या है, ये अदर कल्टिवेटेड लैंड है, मतलब कि कल्टीवेशन से अलग यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है लैंड अंडर मिसैलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। अब कुछ लैंड ऐसी है जहाँ पर मिसैलिनियस ट्री क्रॉप्स है, मतलब कि बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, या वहाँ पर ग्रोव्स हैं, मतलब कि वहाँ पर पर्टिकुलर कोई पेड़ को उगाया जा रहा है, तो ये क्या हो गए, लैंड अंडर मिसैलिनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड होती क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होती हैं जिसमें जिनको खाली, जिसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया है, मोर देन 5 यानी कि 5 या मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर से कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है। अब एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है, एग्रीकल्चरल ईयर होता है जिसमें कोई भी क्रॉप है, उसके ज़मीन को तैयार करने से लेकर उस फसल के कटने तक का जो टाइम पीरियड होता है। एग्रीकल्चरल ईयर में ये नहीं होता कि आपने 1 ईयर 2 ईयर ऐसे काउंट कर रहे हो, नहीं। सपोज दैट आप फॉर एग्जांपल वीट ले लीजिए। अब वीट को प्रिपेयर, अब उसके लिए पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसके बीज डाले जाएंगे, खाद डाले जाएंगे, फिर वो प्रिपेयर होगी, फिर वो गेहूँ पकेंगे, उसके बाद पकने के बाद उनको काटा जाएगा, फिर थ्रेशिंग की जाएगी। तो उस पूरी प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है एग्रीकल्चरेबल ईयर। क्या कहलाएगा वो, एग्रीकल्चरेबल ईयर। तो ऐसी जगह जहाँ पर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर से कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उनको कहेंगे हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि वो एक तरीके से वेस्ट लैंड हो गई है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम से कुछ हुआ ही नहीं है। अब आ जाते हैं, फोर्थ है फैलो लैंड। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अदर कल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। इसमें फैलो लैंड को हमने इंक्लूड नहीं किया है, आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी फैलो लैंड इक्वल यानी कि इंक्लूड नहीं की गई है। अब आ जाती है बात फैलो लैंड्स की कि फैलो लैंड्स होते क्या हैं। फैलो लैंड्स को भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला तो है करंट फैलो और नेक्स्ट है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो क्या होता है, इसमें मोर देन 6 मंथ्स और 1 ईयर किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर लैंड पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, मोर देन 6 मंथ और 1 ईयर, 1 एग्रीकल्चरेबल ईयर, मोर देन 6 मंथ और 1 एग्रीकल्चरेबल ईयर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, वो कहलाएगा करंट फैलो, मतलब कि वो करंट में उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता है अदर देन करंट फैलो। अब बात आ जाती है अदर देन करंट फैलो क्या है। करंट फैलो हमने समझ लिया, अदर देन करंट फैलो क्या है। अदर देन करंट फैलो का मतलब है कि कोई भी ऐसी लैंड जहाँ पर मोर देन 5 यानी कि 5 ईयर्स से कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, 5 एग्रीकल्चरेबल ईयर से कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी। यहाँ पर था मोर देन 5 ईयर्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड में था मोर देन 5 ईयर्स, अदर देन करंट फैलो में 5 ईयर्स से कोई भी आपके वहाँ पर उस जगह पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया है।
उसके बाद आ जाता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि नेट सोन एरिया होता क्या है। हमने अभी तक बात की थी फॉरेस्ट की, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर कल्टीवेटेड लैंड और फैलो लैंड्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया होता क्या है? नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कितनी खेती की जा रही है, यानी कि पूरी टोटल एग्रीकल्चर, टोटल जितनी हमारे पास लैंड है उसमें उसके कितने एरिया में खेती करी जा रही है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, वो कहलाता है नेट सोन एरिया। उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो नेट सोन एरिया होता है। ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। अब इससे टाइम टू टाइम चेंज कैसे होता है? क्योंकि देखिए, अगर आपने सपोज दैट कोई आज आपने यहाँ पर इस फील्ड में, अगर यहाँ पर सपोज दैट कोई फील्ड है, ये एक फील्ड है, यहाँ पर आपने 2010 में तो यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर की, यहाँ पर फसल उगाई, ठीक है। उसके बाद अब ये आ गई करंट फैलो, मतलब कि आपने इसे 6 मंथ के लिए छोड़ दिया, 6 मंथ या 1 ईयर के लिए इसे अगर आपने छोड़ दिया है, ठीक है। अब आपने 6 मंथ या 1 ईयर तक यहाँ पर कुछ नहीं उगाया, 6 मंथ हो गया, रुकिए मैं इसको नाम दे देती हूँ करंट फैलो का डायरेक्ट, वेट लेट दिस। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, हमने अब ये उसके बाद हमने इसको, ये हो गई करंट फैलो, मतलब कि मैंने आपको बता ही दिया करंट फैलो क्या होता है। करंट फैलो का मतलब है कि आपने 6 मंथ तक यहाँ पर, 6 मंथ या 1 ईयर तक आपने यहाँ कुछ नहीं उगाया, तो ये क्या हो गया, अब फिलहाल के लिए ये नेट सोन एरिया में थोड़ा ना गिना जाएगा। अब मैं बात कर रही हूँ, आपने सपोज दैट 1 ईयर तक यहाँ कुछ नहीं उगाया, 1 ईयर तक कोई खेती नहीं हुई, तो अब 2011 की जब हम बात करेंगे, तो अगर ये एरिया हमारा 200 स्क्वायर मीटर भी, यानी 200 स्क्वायर किलोमीटर भी है ना, तो हम ये एरिया हमारा फिर इंक्लूड नहीं होगा उसमें, क्योंकि इसको निकाल दिया जाएगा। 2011 में इस एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नेट सोन एरिया हमेशा चेंज होता रहता है। अब जो ये अदर देन करंट फैलो है, अब चाहे इनमें 5 साल बाद कोई खेती करी गई, तो 5 साल बाद अगर इसमें कोई भी अगर एग्रीकल्चर की जा, यानी कि कोई भी कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो उस ईयर के लिए ये जो नेट सोन एरिया है वो बढ़ जाएगा, और अदर ईयर्स के लिए ये नेट सोन एरिया कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब लैंड यूज पैटर्न, लैंड जो यूज़ की जाती है भारत में या इंडिया में, जो लैंड यूज की जाती है उसका पैटर्न क्या होता है, और वो लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जो लैंड का यूज़ होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, या जो फैक्टर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि लैंड यूज पैटर्न क्या है, कितना लैंड का यूज़ किया गया है पर्टिकुलर ईयर में। तो उसको 2 तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, कुछ जगहों पर, अब कई जगहों पर अगर कहीं पर बाढ़ आ गई तो उस टाइम उस ईयर में वहाँ पर खेती थोड़ी ना की जा सकती है, उस एरिया में उस टाइम पे खेती जो भी होगी वो तो बेकार हो गई ना। तो लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे। अब फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट होती है, सॉइल टाइप होती है, सॉइल टाइप, अब कोई ज़मीन है, अब वो हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फसल के लिए तो वो बहुत अच्छी है, अब दूसरी फसल के लिए उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम है, वो उतनी फर्टाइल नहीं है दूसरी फसल के लिए। तो सॉइल टाइप भी फिजिकल फैक्टर, यानी कि ये जो है लैंड के यूटिलाइजेशन को डिटरमाइन करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नॉन एग्रीकल्चरेबल जो हम लोग यूज़ करते हैं लैंड का वो ज़्यादा हो जाएगा, और कल्चरेबल यूज़ कम हो जाएगा, मतलब कि उसमें फसल कल्टीवेशन कम होने लगेगा। कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि हमने जब हमने जो कल्टीवेशन की ज़मीन है अगर हम उसको यूज़ कर लेंगे मतलब कि उसको हम अगर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ करेंगे उसका, तो जाहिर सी बात है कल्टीवेशन के लिए हम लोग के पास कम हो गई। तो ह्यूमन फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं, यानी कि डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का कितना यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लैंड के यूटिलाइजेशन के फैक्टर्स यानी कि को डिटरमाइन करते हैं। ये फैक्टर्स वो हैं। अब हमारे भारत में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 1 मार्क्स में, स्पेशली आ जाता है ये क्वेश्चन MCQ में कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। ये तो वैसे भी याद कर लो, बहुत जगह पर पढ़ने को मिलेगा, अभी भी आगे तक काम आएगा। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन बहुत ये बात ध्यान से सुनिएगा, हम सारे लैंड का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो अवेलेबल लैंड यूज डाटा कितना है हमारे पास 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब ये हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इसका केवल 93% का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, कि 93% डाटा यानी कि 93% लैंड अवेलेबल है हमारे पास। ये कह सकते हैं कि हमारे पास उतना ही डाटा अवेलेबल है। बाकी 7% का हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चरल किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, किस तरीके से उस लैंड का यूज़ किया जा रहा है। रिमेनिंग 7% का वी डोंट हैव एनी डाटा फॉर दैट। ओके, अब उसका डाटा क्यों नहीं है? अब आप कह रहे हो कि हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाकी वो 7% जो ज़मीन है, 7% जो लैंड है, उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है? तो बहुत ध्यान से सुन लो कि इसका डाटा हमारे पास क्यों अवेलेबल नहीं है। अब डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि लैंड यूज रिपोर्टिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है असम तो भारत का पार्ट है, उसका पूरा डाटा हमारे पास अवेलेबल, लेकिन कुछ पार्ट जो बॉर्डर में आते हैं, जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, उसके कुछ पार्ट्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट बीन सर्वेड ऑक्यूपाइड। जो जम्मू कश्मीर में POK है, POK नाम आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट जो यानी कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब उसका भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जबकि वो है तो पार्ट हमारे इंडिया का, लेकिन हमारे पास उसका डाटा नहीं है क्योंकि वो स्टेट या वो यानी कि वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो किसी और के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया हुआ है, या फिर वो बॉर्डर में आ रहा है जिसको हम अपने डाटा में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही POK है, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट बीन सर्वेड, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो POK है उसका डाटा जो है हम लोग ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, वो उसका डाटा हमें मिल ही नहीं पाता। तो ये 7% वो एरियाज़ हैं जहाँ का डाटा हमें अवेलेबल नहीं है। वहाँ लैंड का यूटिलाइजेशन होता होगा डेफिनेटली, अब चाहे वहाँ पर क्या कहते हैं रोड बनी हो, या फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनी हो, या कोई एग्रीकल्चर की यानी कि कोई कल्टीवेशन किया जा रहा है, किसी भी वे में अगर उस लैंड का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब वो लैंड यूज़ हो रही है, लेकिन डाटा अवेलेबल नहीं है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो ये 7% इसलिए हम लोगों को पता नहीं है कि उसका यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है। तो हमारे पास अवेलेबल लैंड यूज डाटा ये डाटा के अकॉर्डिंग है कि 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हम यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं वो हमें पता है। अब आ जाते हैं आगे इसके। अब ये देखिए ध्यान से, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। पहला दिया गया है 1960 to 61 और दूसरा दिया गया है 2014 to 15। अब इन पाई चार्ट को जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपका ये एरिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो 100% को दिखा रहा है, एक आइडिया दिया गया है 100% को दिखा रहा है। तो अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, ब्लू से कौन सा डिनोट किया गया है, फॉरेस्ट को दिखाया गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर 1960 और ये 2014-15 का डाटा दे रखा है। हो सकता है आने वाले ईयर्स में NCERT की बुक में ये डाटा चेंज आए। क्यों आएगा ये चेंज? क्योंकि जो अब रिकॉर्ड आएगा, नया रिकॉर्ड, जिसमें फॉरेस्ट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई कल्चरेबल बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड है वो भी ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ये क्या होगा, ये डाटा चेंज हो सकता है, ईयर बाय ईयर ये चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। अब मैं इसको समझाती हूँ कि आपने उसको देखना कैसे है और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब आ गया जैसे फॉरेस्ट। अब आप यहाँ देखेंगे फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे पास, 18.11%। टोटल 100% अगर हमारे पास लैंड यूज एरिया है, मतलब हमारे पास यूटिलाइजेशन के लिए जो लैंड है वो 100% है, तो उसका 18.11% क्या थे, फॉरेस्ट थे। लेकिन 2014-15 में हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया, 23.3%। बढ़ गया, अच्छी बात है, बढ़ना ही चाहिए। अगर हम लोगों को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है, सर्वाइव करना है, हैप्पीली सर्वाइव करना है, मेन थिंग है हैप्पीली सर्वाइव करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो ज़रूरी है कि फॉरेस्ट एरिया हमारा बढ़े। क्लियर है बात?
तो ये कितना बढ़ गया है, 18.11% था, 23.3% था। अब आप देखोगे कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये बढ़ गया तो सभी कुछ बढ़ेगा, नहीं हो सकता। हमारे पास लैंड कितनी है, 100%। पहले ही बताया था, लैंड अगर हमारे पास 100% है तो हम उसका यूटिलाइजेशन 100% का ही करेंगे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि तुम लैंड को बढ़ा लो, तुम फॉरेस्ट बढ़ा सकते हो, तुम बिल्डिंग बढ़ा सकते हो। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप लैंड को ही बढ़ा लो। लैंड तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना। आप बिल्डिंग तोड़ के उसको वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, या पेड़ काट के या फॉरेस्ट को काट के आप वहाँ पर बिल्डिंग बना सकते हो। इतना आप कर सकते हो। तो मतलब होगा क्या, एक कम होगा दूसरा बढ़ जाएगा, या दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ जाएगा, इतना अंतर आएगा। अब आप जैसे यही समझ लीजिए, फॉरेस्ट का 18.11% था, अब हो गया है 23.3%, मतलब ये बढ़ गया। ठीक है। अब बैरन लैंड हमारे पास थी 18.11%, अब हो गई है 5.5%। क्यों हो गई है? क्वेश्चन अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि फॉरेस्ट एरिया पहले कम था और अब बढ़ गया, तो उसके पीछे रीजंस क्या आते हैं। तो इसके पीछे गवर्नमेंट की अवेयरनेस थी, उन्होंने लोगों में जो अवेयरनेस दिलवाई है कि पेड़, उन्होंने फॉरेस्टेशन को प्रमोट किया, उन्होंने पेड़ लगाने के ऊपर, यानी कि पेड़ लगाने के ऊपर बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया बड़ा है। ठीक है। उन्होंने बैलेंस और उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स या प्लान्स चलाए थे। तो इस वजह से भी फॉरेस्ट एरिया हमारा जो है वो बड़ा है। ऐसा नहीं है वो अपने आप बढ़ गया, उसके पीछे मेहनत होती है। अब ये 18, पहले हम लोग के पास बैरन लैंड मतलब कि बंजर ज़मीन जो थी वो 18.11% थी, लेकिन अब वो 5.5% रह गई है। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिएगा कि बैरन लैंड ज़्यादा थी अब कम हो गई है। बैरन लैंड कम होने का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। और ये बैरन लैंड कम कैसे हुई, अब ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि ये बैरन लैंड कम हुई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बंजर ज़मीन थी, खाली पड़ी थी, वहाँ पर कोई फसल तो हो नहीं पा रही थी, वैसे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अब करा क्या गवर्नमेंट ने उस बैरन लैंड को का यूज़ करा उन्होंने अपनी, यानी कि कहते हैं ना कि नॉन एग्रीकल्चरेबल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे वहाँ पर रोड बना दी गई होगी या बिल्डिंग बना दी गई हो, किसी भी वे में, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरेबल, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो वो लैंड हमारे काम आ सकती है। तो वहाँ पर या तो रोड बना दी गई होगी, कोई बिल्डिंग बना दी होगी, कोई फैक्ट्री बना दी गई होगी। तो इस वजह से ये जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड थी ये हमारी कम हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। 4.95 थे, अब ये बढ़ गया है 8.7, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस को इन्होंने बढ़ा दिया है। अब बड़ा, ये पहले हमारा जो नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेस था 4.95% था, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर में जिस चीज़ को, जिन की एक्टिविटीज़ में जो लैंड का यूज़ किया जा रहा था वो 4.95% किया जा रहा था। अब 8.7%, मतलब रोड हो गई, बिल्डिंग हो गई, वो हमारे देश में बढ़ गई है। वो बढ़ी कैसे? क्योंकि बैरन लैंड कम हो गई। बैरन लैंड कम हो गई तो वो कहाँ एडजस्ट हो गई, वो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेस हो गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लैंड हमारी बैरन खाली पड़ी थी, बेकार पड़ी थी, वेस्ट लैंड थी हमारे लिए, तो उसको उन्होंने नॉन एग्रीकल्चरेबल यूज़ में, यानी कि एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया। तो नॉन एग्रीकल्चरेबल एक्टिविटीज़ में जब उसको यूज़ करा तो हमारे पास क्या बढ़ गई, हमारे पास रोड बढ़ गई, हमारे पास बिल्डिंग्स बढ़ गई, फैक्ट्रीज बढ़ गई। तो ये जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेस वाला जो पार्ट था हमारा ग्राफ, यानी कि पाई चार्ट में जो हमारा ये वाला पार्ट दे रखा था, ये क्या हुआ, ये बढ़ गया 4.95% से ये 8.7% हो गया। ठीक है। अब आता है 4.7% का हमारा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये हो गया है हमारा 3.3%। अब आप सोचेंगे ये कैसे कम हो गया, क्योंकि ग्रेजिंग लैंड तो बढ़ने चाहिए। अब जानवर, अब ऐसा थोड़ा है कि अब फास्ट आप रख सकते हो, मैं रख सकती हूँ, फास्ट जानवर नहीं रखेंगे। दूसरी बात है, सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत हमें है, तो फूड की ज़रूरत एनिमल्स को भी है। तो ग्रेजिंग लैंड कैसे कम हो गए? ग्रेजिंग लैंड कम होने का रीज़न ये नहीं है कि उनको खाना कम देने लगे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, उनको खाना अभी भी उतना ही मिलता है। बस अब वो लोग जो हैं उन अदर, जैसे कि जो हम लोगों का एग्रीकल्चर का जो वेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, जो हम लोगों को यूज़ नहीं होता, जैसे गेहूं में से भूसा होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे किसी काम नहीं आते। जानवरों को खिलाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, अब जैसे जिनका यूज़ करके जानवरों को खिलाने लगे हैं, तो हम लोगों के पास ग्रेजिंग लैंड कम हो गए, क्योंकि हम अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी तो डिपेंड है ना। अब बहुत सारी चीज़ें, बाजरा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये जानवरों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको खिलाने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन इसी एग्रीकल्चर के पार्ट को
जानवरों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाने लगा, तो डेफिनेटली ग्रेजिंग लैंड्स भी हमारे पास क्या हो गए, कम हो गए। अब आप देखेंगे एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ये बढ़ गया है हमारे, ये कम हो गया, 1.50% था, अब 1% रह गया है। फिर कल्टिवेबल वेस्टलैंड जो थी, ये थी हमारे पास 6.323%, अब हो गई है 4.0%, ये भी कम हो गई है। मतलब कि हमारे पास वेस्टलैंड भी कम हो गया, जिसमें 5 ईयर्स तक, यानी कि मोर देन 5 ईयर्स तक कोई खेती नहीं हो रही, वो हमारे पास एरिया कम हुआ है। अब हमारे पास है 3.50% फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब कि वो लैंड जो यानी कि करंट फैलो से अलग फैलो जो फैलो लैंड्स है, उसका भी एरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, माइनरली थोड़ा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं है। अब आपका जो करंट फैलो है वो एरिया क्या है, वो भी बढ़ गया, मतलब कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर फसल नहीं उगाई जा रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, इसके लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। हर साल के जैसे कुछ सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी सीज़न में कोई भी फसल ज़्यादा अच्छी हो सकती है, अदर सीज़न में नहीं हो रही है, तो वहाँ के लोग वो चीज़ नहीं उगा रहे हैं, तो वो कैसी लैंड हो गई, वो फैलो लैंड हो गई, है ना। तो ये फैलो लैंड तो क्या है, कम ज़्यादा होती रहती है, ये कोई बड़ा एरिया नहीं है। अब हमारे पास नेट सोन एरिया जो था, पहले था 46.26%, अब हमारे पास रह गया है 45.5%। मतलब पहले खेती हो रही थी, कल्टीवेशन हो रहा था 46.26% एरिया पे, अब क्या है 45.5% एरिया पे कल्टीवेशन हो रहा है, मतलब कि ये कम हुआ है, नेट सोन एरिया हमारा कम हो गया है। इस पाई चार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम आगे हमारा इसी के बारे में है, हम लोगों को चार्ट ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करा है। वैसे चार्ट मैंने आपको बहुत डीपली समझा दिया है, पर यहाँ हम मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर है डिक्रीज, मैंने आपको चार्ट में दिखाई दिया है कि परमानेंट पास्चर लैंड जो है वो कम हुई है, ठीक है, मतलब कि ग्रेजिंग लैंड जो है वो कम हो गया है। ग्रेजिंग लैंड कम होने का मतलब ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, कोई एनिमल भूखा नहीं है, सबको फीड यानी कि सब खा रहे हैं, बस वो अदर चीज़ों पे अदर चीज़ों को भी उनको एज ए खाने के तौर पे दिया जाने लगा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेट सोन एरिया जो है उसका जो यानी कि नेट जोन एरिया जो है वो स्टेट टू स्टेट चेंज होता है। अब सपोज दैट यहाँ पर बारिश जिस हिसाब से है तो फसल उसी हिसाब से होगी, किसी जगह पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर फसल उसी हिसाब से होती है, तो नेट जोन एरिया जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर दैन डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। अब देखो एक बार दोबारा से हम पीछे चार्ट पे आते हैं। वेट, देखो यहाँ पर 48, पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या दिखाया था, फॉरेस्ट एरिया दिखाया था। फॉरेस्ट एरिया हमारा यहाँ कितना था, एक मिनट, लेट मी चेंज द स्लाइड। देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया हमारा कितना था 18.11%, अब हमारे पास हो गया है 23.3%, बढ़ गया है। जरूरी भी था, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारा फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा हो। लेकिन जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का ज्योग्राफिक जो फॉरेस्ट एरिया है, किसी भी कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% होना चाहिए। इट मीन्स अभी भी हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है यानी कि फॉरेस्ट एरिया, हमारी कंट्री का जो फॉरेस्ट एरिया है वो अभी भी बहुत कम है, 10% कम है। जबकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 कहती है किसी भी कंट्री का जो फॉरेस्ट एरिया वो होना चाहिए 33%। अगर आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है, आपको हैप्पीली सर्वाइव करना है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी है, तो बहुत ज़रूरी है आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए 33%। जो भी आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है तो 33, उसका अगर हम फॉरेस्ट एरिया 33% निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये नहीं है कि हर 33% जो हमने मान लिया वो सबके लिए, यानी कि सबका एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो इक्वल आएगा, नहीं। ये किसी भी कंट्री के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% होता है। इज इट क्लियर?
अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था सॉइल एज अ, यानी कि हमने बात करा था लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर, मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या हैं और उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो हमारे पास एरिया है, उसका जो लैंड है उसको मतलब कि कोई भी पेड़ है या कुछ भी है वो कट रहा है या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला कारण है उसका डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि अंधाधुंध पेड़ जो काटे जा रहे हैं पूरे भारत में। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ, पूरे भारत में जितने भी पेड़ काटे जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, मतलब कि लैंड की क्वालिटी को कम करने का और लैंड को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। और ये पूरे भारत में हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लूँगी, पूरे भारत में डिफॉरेस्टेशन होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अफॉरेस्टेशन, जस्ट अपोजिट अफॉरेस्टेशन। मतलब अगर ठीक है पेड़ काटना आपकी मजबूरी भी है, ये कह सकते हैं, अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 2 पेड़ तो उगाइए। अब वो 2 पेड़ में ऐसा थोड़ा है कि सारे सर्वाइव कर, यानी कि सारे चल ही जाएंगे, कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 पेड़ तो उगाइए अपने घर के आसपास, 2 पेड़ तो ज़रूर उगाइए कम से कम। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अफॉरेस्टेशन। फिर होता है माइनिंग एंड क्वेरिंग, मतलब कि माइनिंग के लिए भी ज़मीन का यूज़ किया जा रहा है। अब माइनिंग करके ऐसा थोड़ा हो रहा है कि आपने कहीं से कुछ खोदा और उसके बाद उस ज़मीन को दोबारा से एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, उसको कल्टीवेशन किया जा सकता है। वहाँ से माइनिंग कर ली आपने, किसी ने वहाँ से माइनिंग कर ली, कुछ सामान निकाल लिया, तो क्या वो उस ज़मीन को दोबारा से उसी तरीके से छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। उनका तो काम हुआ, उन्होंने माइनिंग करी, उन्होंने अपना सामान जो उन्हें चाहिए था वो लिया और वो गए। वो दोबारा से उस ज़मीन को उस पुराने तरीके से थोड़ी ना रख सकते हैं। ये एरियाज माइनिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, माइनिंग कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे तो वहीं पर माइनिंग होगी। अब इनके एरियाज कहाँ है, माइनिंग कहाँ बहुत ज़्यादा होती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। इसका तरीका सिर्फ एक है, मीजर्स इसका एक ही है, रेगुलेटिंग माइनिंग, मतलब कि हम माइनिंग को थोड़ा सा तरीके से करें, उसके लिए एक रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए, जिसके अगर तरीके से हम अगर माइनिंग करते हैं और हमारी ज़मीन को नुकसान ना पहुँचे, तो इसका एकमात्र तरीका है। फिर आता है ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग कहाँ होती है? जहाँ जानवर ज़्यादा पाले जाते हैं और उनको खिलाने के लिए फसल नहीं होती है, तो वहाँ पर ओवरग्रेजिंग हो जाती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड द हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। अब हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया में यहाँ पर क्या है? ओवरग्रेजिंग, मतलब जानवरों को छोड़ दिया जाता है, वो ज़मीन को, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसका तरीका क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। अगर हम ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करें और हम अपने एनिमल्स को उन्हीं जो हमने ग्रेजिंग लैंड बनाए हैं उसी में छोड़ें और उसका मैनेजमेंट सही से करें, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ओवर इरीगेशन कॉज इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। अब भारत में आप नोटिस करेंगे, इंडिया में बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन बारिश कभी भी आप देखेंगे किसी ईयर में ज़्यादा हो रही है, किसी ईयर में कम हो रही है, किसी ईयर में सूखा पड़ रहा है, किसी ईयर में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आने की नौबत आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है? हमें इरीगेशन करनी पड़ती है, मतलब सिंचाई करनी पड़ती है। अब इरीगेशन से क्या होता है? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इरीगेशन करते हैं, मतलब हम नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ना लेके हम इरीगेशन के द्वारा हम वाटर ले रहे हैं, तो उससे होता क्या है? वो सैलिनिटी बढ़ जाती है और एल्कलानिटी, मतलब कि सैलिनिटी कहते हैं यानी कि पानी में सॉल्ट की जो मात्रा होती है अगर वो बढ़ जाएगी तो वो कहलाएगी सैलिनिटी, मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। तो वाटर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है उसके लिए हम सैलिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं। एल्कलिनिटी मतलब उसमें जो मिनरल्स और जो उसमें क्या कहते हैं जो मिनरल्स हैं उनके लिए हम एल्कलिनिटी वर्ड। तो ये चीज़ें ओवर इरीगेशन के कारण ये चीज़ें जो है बढ़ जाती है, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम हम मोस्टली फेस करते हैं पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका तरीका एक ही है, हम पानी को तेज़ी से ना छोड़ के हम ड्रिप इरिगेशन करें या फिर स्प्रिंकलर्स का यूज़ करें। स्प्रिंकलर्स आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है और स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं। मतलब कि हम पानी को हम लोग इस तरीके का सिस्टम बनाएं। आपने देखा होगा 8th क्लास की बुक, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ी और बुक देखी है, वैसे तो उम्मीद कुछ बच्चों से यानी कि
कुछ बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, कुछ बच्चों ने जो स्कूल तो कोई भी नहीं गया है, तो कुछ बच्चों ने बहुत ध्यान से इतना नहीं पढ़ा होगा। तो मैं बता दे रही हूँ, ड्रिप इरिगेशन में एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पेड़ों के ऊपर बूंद बूंद करके गिरता है, डिप डिप करके। और स्प्रिंकलर्स मतलब कि एक फव्वारा टाइप का बनाया जाता है जिसमें नीचे से पानी आता है और वो पूरे को पानी को स्प्रिंकल करता है। इससे होता क्या है, इससे पानी पूरी हमारे जो हमने जो कल्टीवेशन किया है, हमारी जो एरिया है जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, पूरी फसल को पानी भी मिलता है और एक बेटर वे में मिलता है और पानी का वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, अब है नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, ये भी पूरे भारत में है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब कॉज है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज। जैसे हमें ग्रेजिंग लैंड के लिए हमें माइनिंग के लिए करना था कि माइनिंग को हमें कंट्रोल करना था, ऐसे ही हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, पानी हो या कोई भी वेस्ट अगर निकल रहा है, तो उसका हमें डिस्पोजल जो है वो हमें सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। उसे हम फिल्टर करके हमें ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि जो भी डिस्पोजल है, यानी कि जो भी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो क्या हो, वो आपका फिल्टर होके ही आप उसको डिस्चार्ज करें। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है बात? लैंड डिग्रेडेशन समझ में आ गया, उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया सबको? ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स कैसे हैं? ठीक है, पहले तो है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, यानी कि दोबारा से बन जाती है, लेकिन बहुत ध्यान से सुन लो, 1-2 साल में नहीं बनती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तब हमें सॉइल की एक थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सेंटीमीटर, जरा सी सेंटीमीटर की हमें उसकी मोटाई मिलती है, मतलब उसकी डेप्थ मिलती है हमें। ऐसा नहीं है कि सॉइल का पूरा लैंड फॉर्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। अब वो फैक्टर्स क्या हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो हेल्प भी करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। तो पहला होता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती है, अब हमने पढ़ा है, पहले भी हमने एक क्लास में पढ़ा, हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है। पेरेंट रॉक क्या होती है? रॉक, कोई भी हमारी जो सॉइल होती है वो किस चीज़ से बनी है, वो रॉक से बनी है। रॉक टूटी थी, उसके बाद वो यानी कि अपने आप टूटी, उसके बाद वो चूरा हुआ, फिर वो मिट्टी बनी, वो पूरी एक फॉर्मेशन, यानी कि पूरा एक प्रोसेस था। तो रॉक से, तो पेरेंट रॉक जो होती है उससे सॉइल फॉर्म होती है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, 1-2 साल में नहीं बनने वाली है, आपको 1-10 साल में नहीं मिलने वाली। अगर सॉइल का आप यूटिलाइजेशन सही से प्रॉपरली नहीं करोगे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और जल्दी ही हमें मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब पेरेंट रॉक से जो होता है वो डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, वो करता है सॉइल के कलर को, सॉइल का कलर, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी उसकी, वो डिटरमाइन करती है पेरेंट रॉक। क्लियर है? फिर आता है रिलीफ। रिलीफ मतलब कि एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि स्लोप जो है, हम लोग ये एल्टीट्यूड होता है, स्लोप होता है, वो सॉइल के एक्यूमुलेशन को डिटरमाइन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में टेम्परेचर, विंड, ग्लेशियर, रेनफॉल, कहीं टेम्परेचर, जिस तरीके का टेम्परेचर है। अब जैसे हम लोगों के हम लोग के यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बैलेंस टेम्परेचर है, तो यहाँ की सॉइल उसके अकॉर्डिंग है। अब आप राजस्थान की साइड चले जाइए, वहाँ क्या मिलेगा आपको, वहाँ आपको रेत मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो मतलब कि टेम्परेचर हो गया, विंड हो गई, या फिर रेनफॉल हो गया, ये आपके यानी कि जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये आपके सॉइल फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करते हैं। ग्लेशियर हैं, ये सब क्या होते हैं, इनसे रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस डिपेंड, यानी कि इससे ह्यूमस का पता चलता है कि सॉइल में कितनी ह्यूमस है, कितनी वेदरिंग, यानी कि रेट ऑफ वेदरिंग क्या है, वो रेट ऑफ वेदरिंग जो है ये आपके टेम्परेचर, विंड और ग्लेशियर से ही इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ठीक है, मतलब कि जितने ज़्यादा ईयर्स लगे हैं, जितने ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, सॉइल की थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है वेजिटेशन।
अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन को इफेक्ट क्या चीज़ करती है, वो करती है वहाँ की वेजिटेशन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, समझ में आई थिंक सबको आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। ये तो बात हुई हमने अभी तक पढ़ा था। अब तक हमने पढ़ा है अबाउट रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में। आज हमने पढ़ा है लैंड एज अ रिसोर्स और सॉइल की फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, वो फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब कल की वीडियो में अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके अबाउट सॉइल टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल टाइप, अपने आप में बहुत डीपली पढ़ने वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने वो इस पार्ट में नहीं लिया क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। और कल यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मैंने आपको बताया था जब आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके इस चैप्टर से मैप भी आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम सॉइल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हम मैप को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब आपके साथ नई वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। I hope you like the video, and if you like the video give me a big thumbs up and don't forget to subscribe the channel. Okay, thank you.